हेलो एवरीवन, वेलकम। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वह है भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां। जब हम भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि भारत के राजनीति में आजादी के 4 दशकों के बाद 1990 के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन, इसके आसपास से कौन कौन से परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसको हम भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों के नाम से जानते हैं। जो राजनीति विज्ञान के स्कॉलर हैं वो मानते हैं कि भारत के राजनीति में 1990 के दशक के ऑनवर्ड राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आज हम इस टॉपिक में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राजनीति में नई प्रवृत्तियां हैं, भारत की राजनीति में नई प्रवृत्तियां, वो क्या है। इसके पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि आज़ादी के बाद, यानी कि सन 1900, आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 यानी कि 51 के लास्ट में शुरू होकर 52 के शुरुआत तक चला था। पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब से लेके और एक लंबे समय तक, लगभग 1990 तक, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे 80 के दशक तक, एक खास तरह की प्रवृत्ति भारत की राजनीति में थी। और वह प्रवृत्ति क्या थी? वह प्रवृत्ति ये थी कि एक ही पार्टी का वर्चस्व था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि एक ही पार्टी का वर्चस्व था, यानी कि एक दलीय वर्चस्व था। सीधे तौर पे हम कहें तो कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो पूरे देश में, अधिकांश राज्यों में और केंद्र में भी, छोटे से व्यवधान को छोड़ दें 1977 से 80, यानी कि इमरजेंसी के बाद का जो एक पीरियड था, अगर उसको छोड़ दें तो पहले आम चुनाव से लेके और लगभग 1990 तक, 1990 ही क्यों कहें, अगर 1990 में 89 में चुनाव हुआ तो 91, 89, 90, 90, 91, अगर ये व्यवधान छोड़ दें तो 91 से लेके 96 तक फिर कांग्रेस का सरकार रहा। लेकिन यह कांग्रेस की प्योर सरकार नहीं थी और यहीं से परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। तो पहले आम चुनाव से लेके 1990 तक एक पार्टी का वर्चस्व, यानी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व। एक तो यह राजनीति की मुख्य विशेषता थी। दूसरी विशेषता यह थी कि भारत में जो राजनीति थी वह पूरे जनता के सभी, मतलब बड़ा विकेंद्रीकृत राजनीति नहीं थी। हर जगह उसका फैलाव नहीं था, डिसेंट्रलाइज नहीं था। आप यह कह सकते हैं कि सबकी मुकम्मल भागीदारी नहीं थी। और एक खास वर्ग, खास तबका जब हम कहते हैं तो किसी खास जाति और किसी खास संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। समाज का एक क्लास था जिसे आप कह सकते हैं हैब्स का मतलब जो संसाधन संपन्न लोग थे, जो राजनीति में एक्टिव थे, राजनीति में प्रभाव रखते थे, वही राजनीति की दिशा दशा को तय करते थे। लेकिन 90 के बाद भारत की राजनीति में यह सारी प्रवृत्तियों का लोप होने लगा। एक और बात, पहले आम चुनाव से लेकर सन 1990 तक जो भारत की राजनीति है, बड़ा अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें आपको वैचारिक मतभेद नजर नहीं, वैचारिक भिन्नता नजर नहीं आती है। यानी कि विचारधारा के आधार पर पार्टियों का गठन हो और उसकी मुकम्मल राजनीति हो, ऐसा नजर नहीं आता। आप यूरोप के तमाम देशों में देख लीजिए या अन्य दुनिया के देशों में देख लीजिए जहां लोकतंत्र था मजबूत, तो वहां आपको नजर आएगा कि सोशलिस्ट पार्टी है या समाजवादी पार्टी है जो उस पर विचार राजनीति करती है, या कैपिटलिस्ट पार्टी है जो राजनीति करती है, या तमाम, जैसे आप कंजर्वेटिव्स को ले लीजिए, लिबरल्स को ले लीजिए, लेबर पार्टी को ले लीजिए, तमाम इस तरह की जो पार्टियां बनी थी उसमें एक क्लियर कट डिवीजन था जो वैचारिक आधार पे, आइडियोलॉजिकल आधार पे एक क्लियर कट डिवीजन था।
लेकिन भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी वह लगभग सभी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करती थी। और यही कारण है कि जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती गई, यह महसूस किया जा, मार्क्सवादी पार्टियां थीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब पार्टियां थीं, लेकिन अगर आप देखिए तो इनका जो आधार था, जो इनकी जन स्वीकार्यता थी, वह कम थी और धीरे धीरे कम होती ही चली गई। वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी लगभग सभी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करती थी। अगर मार्क्सवादी पार्टी के गरीबोन्मुख विचारधारा को कहें या उनके सोशलिस्ट नीतियों को कहें तो कांग्रेस पार्टी उसको भी लेके चलती थी। 1955 में बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाज का समाजवादी ढांचा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, भारत के समाज का समाजवादी ढांचा। इंदिरा जी ने 42वां संशोधन किया तो संविधान में समाजवाद सब जोड़ ही दिया, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, मतलब एक तरह का एक समावेश। 1971 का चुनाव देखिए, 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पे लड़ा गया और उदारवादी रिप्रेजेंटेशन तो था ही। सी राजगोपालाचारी जैसे बहुत सारे लोग थे जो शुरू से कांग्रेस पार्टी थे। अलग की बात है कि सी राजगोपालाचारी ने सन 1959 में आके इनके और इनके साथियों ने एक अलग राह पकड़ ली और आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में 1959 में एक स्वतंत्र पार्टी भी बन गई। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां तब से लेके 90 तक बनी रही। अब 90 के बाद क्या परिवर्तन है उसको समझते हैं, 4-5 बिंदुओं में समझेंगे। 90 के बाद जो सबसे पहला परिवर्तन था वह था दलीय व्यवस्था में परिवर्तन। दलीय व्यवस्था में परिवर्तन। दलीय व्यवस्था में परिवर्तन क्या है इसका मतलब समझ लें। दलीय व्यवस्था में परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का जो शासन था वह अधिकांश वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन बना रहा, लेकिन 1990 के आसपास आप देखिए जनसंघ, जिसका गठन 1951 में हुआ था, बाद में 1980 में यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से बनी और 84 के चुनाव में इस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद उनके सहानुभूति की लहर में यह पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन फिर राम मंदिर का मुद्दा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्थान एक मेजर संकेत है। तो एक और राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पैरेलल ही एक और राष्ट्रीय पार्टी। और आज अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का आज बेस, वोट बेस कांग्रेस पार्टी से काफी बड़ा हो गया है। एक यह। दूसरी बात, तमाम सारे क्षेत्रीय दलों का उभार। गौर से आप देखिए, ये पूरा वो फेज है, बल्कि 80 ऑनवर्ड आप कह सकते हैं, और 90 के बाद प्रचुरता से बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। साउथ में ऑल इंडिया अन्ना, AIADMK, DMK सब पार्टियां तो थी। इसके बाद का दौर आप देखिए, तेलुगु देशम, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम, शिवसेना भी थोड़ा पहले से ही थी, लेकिन राजनीतिक भागीदारी इसकी देखिए बढ़ गई। ये पूरा वही फेज है। बिहार में देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इसी तरह लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, तमाम सारी पार्टियां, इनके नाम हम ले सकते हैं। तो ये भारत के राजनीति में दलीय व्यवस्था में एक परिवर्तन है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व के दौर से हम आगे निकल गए और राष्ट्रीय स्तर पे 2 पार्टियां नजर आती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ तमाम क्षेत्रीय दलों का उभार। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये गठबंधन की राजनीति। यानी कि 1990 तक तो कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसका अकेले बहुमत होता था संसद में, लेकिन 90 के बाद अगर आप देखिए तो केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, हंग पार्लियामेंट होने लगी और मजबूरी हो गई कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके न केवल सरकार बनाएं बल्कि प्री पोल अलायंस भी होने लगे, पोस्ट पोल अलायंस, और उसके
साथ ही एक कदम आगे बढ़ के प्री पोल अलायंस होने लगे, यानी कि चुनाव के पहले ही गठबंधन होने लगे और मिल के चुनाव लड़ने लगे। जब उनको लग गया कि एक पार्टी अगले चुनाव नहीं जीत सकती तो कई पार्टियां मिल के चुनाव लड़ने लगी, और इसका रिजल्ट आता है कि आज मेजरली दो गठबंधन तो हमको दिखते हैं गठबंधन की राजनीति में। एक यूपीए यानी जो कांग्रेस के नेतृत्व में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ये कांग्रेस के नेतृत्व में, और जो दूसरा है वो है एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये जो दो अलायंसेस हैं ये मेजर अलायंसेस हैं। इसके बाद तमाम और भी प्रयोग हुए, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, फिर अभी इस चुनाव में जो अभी भी लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें आपने महागठबंधन, जो यूपीए है, महागठबंधन के नाम से एक बड़ा गठन इन लोगों ने किया, गठबंधन की राजनीति की। तो इस प्रकार ये गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकारें बनने लगी। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ये ठीक है कि 1914 में आके जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो अकेले बहुमत पा गई, फिर 19 में उससे भी ज़्यादा बहुमत मिला, लेकिन फिर आप देखिए 24 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। ये अलग की बात है कि 14 में, 19 में और अभी भी एनडीए ने सरकार बनाई, भाजपा ने अकेले सरकार नहीं बनाई, तो तमाम सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाया। तो ये गठबंधन की राजनीति हम कह सकते हैं कि ये एक हो। फिर अगली प्रवृत्ति के रूप में अगर आप देखें तो मंडल की राजनीति, मंडल की राजनीति, इसको हम कह सकते हैं पिछड़े वर्ग का प्रभाव, पिछड़े वर्ग का बढ़ता प्रभाव, राजनीति में बढ़ता प्रभाव, इस रूप में इसको आप देख सकते हैं। आपको याद है 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया, और सरकारी नौकरियों में और इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में तमाम जगहों पे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया 27.5%। और इस आरक्षण के बाद भारत की राजनीति में जो आरक्षण की राजनीति है वह भी एक मजबूत स्तंभ अपना बना लिया, एक मजबूत आधार बना लिया, एक बड़ा अपना बेस बना लिया आरक्षण की राजनीति ने। और आरक्षण की राजनीति जब हम बात करते हैं तो आप यही वो दौर है जब आप देखिए तमाम पिछड़े वर्ग के नेता बड़ी संख्या में उभर के आए और कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, कई प्रदेशों में इस जाति के आधार पर, पिछड़े जाति के आधार पर गठित पार्टियां सरकार बनाने में सफल रहीं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल, इसी तरह तमाम नीतीश कुमार जी, तमाम और जगहों पे आप देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी तो मान लीजिए दलित राजनीति थी, लेकिन ये उभार वही है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि मंडल की राजनीति का प्रभाव। हाँ, एक और प्रभाव देख सकते हैं, दलित चेतना से प्रेरित सोशल इंजीनियरिंग, यह वही दौर है जब बहुजन समाज पार्टी जैसी तमाम दलित चेतना का उभार हुआ और इसके परिणाम में सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब कि कई जातियों को मिला के एक इक्वेशन बनाना और फिर चुनाव लड़ना, यानी कि सत्ता पाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सामाजिक जोड़ तोड़ या गठजोड़ करना विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों के बीच, इसका प्रभाव बढ़ा। एक अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं सांप्रदायिकता की राजनीति। बल्कि इसके बजाय, सांप्रदायिकता के बजाय अगर इसे हम ये कहें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना की राजनीति,
या इसको और एक शब्द अगर हम देना चाहें तो राष्ट्रीय चेतना की जगह या सांप्रदायिकता की जगह हम कह सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति। अधिकांश लोग समझ रहे हैं कि 90 के दशक के बाद बाबरी मस्जिद मंदिर वाला विवाद, इस विवाद ने भारत की राजनीति को काफी गहराई से प्रभावित किया। और एक और बात यहां समझने की है, इसको सिर्फ हम मंदिर या बाबरी मस्जिद मुद्दे तक सीमित नहीं कर सकते। यह वह दौर है जब भारत का समाज, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय संघ का ताना बाना, ये सब गहरे संकट में, गहरी चुनौती में आ गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स होने के, डूब जाने के कगार पे खड़ी थी। मात्र एक सप्ताह के, कहते हैं, या एक महीने के पेट्रोलियम आयात के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। गंभीर आर्थिक संकट था। इसी तरह दूसरी तरह आप देखें, समाज में जो सामाजिक ताना बाना था वो बिगड़ गया था। जातीय संघर्ष प्रचंड तौर पे आगे बढ़ गया था। सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, विभिन्न जातियों का परस्पर संघर्ष, यह देखने में आ रहा था। इसी समय जातीय संघर्ष ही नहीं, सांप्रदायिक संघर्ष भी, जो मंदिर मस्जिद विवाद के नाम पे भी काफी तेजी से उभरा। और साथ ही साथ भारत का संघीय ढांचा, यह वह दौर है जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अलगाववाद की आवाजें उठ रही थी। जब जब किसी देश या किसी समाज में इस तरह की चुनौती पेश होती है तो उसके समाधान का एक ही रास्ता होता है, और वह होता है सांस्कृतिक चेतना। और ठीक यह वही समय था। आप याद करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर ही, जब वो कहता था कि वी आर्यंस आर द ग्रेट ऑन द अर्थ, और आर्यंस में भी कौन आर्यंस? जर्मन्स, और जर्मन्स में भी कौन? फ्यूरर, नाजी, और नाजी में फ्यूरर। यानी कि जो सांस्कृतिक पहचान है उसको अपील करता था, उसको भावात्मक टच देने की कोशिश कर रहा था हिटलर, और सफल रहा। तो हिटलर की बात हम न करें, किसी भी देश में, हिटलर तो एक तानाशाह था, किसी भी देश में जब पूरे राष्ट्र को जोड़ना हो, जब पूरे राष्ट्र को किसी अवसाद की मानसिकता से बाहर निकालना हो, तो इस तरह की चेतना बहुत काम करती है। और यह वही समय था जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान ने लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र, मजहब से ऊपर उठ के एक पहचान के रूप में जोड़ने की कोशिश की। और यह कहने में कोई संशय नहीं है कि बड़े पैमाने पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती थी कि अ पार्टी विद डिफरेंस, एक अलग अप्रोच के साथ वो पार्टी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में और स्वच्छता की राजनीति में, ईमानदारी की राजनीति में, ट्रांसपेरेंसी में, भाई भतीजावाद से दूर, परिवारवाद से दूर, इस तरह के नारे लेके आ रही थी। इसका भी बहुत प्रभाव हुआ। और एक और चीज हम लोग कहेंगे कि नई राजनीति क्या थी? इसको हम लोग कह सकते हैं पारदर्शिता की राजनीति, या इसको स्वच्छ राजनीति का भी उभार हुआ, और इसके प्रति लोगों का जुड़ाव काफी बढ़ा। इस रूप में आप आम आदमी पार्टी को देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत एक महज साल भर में बनी हुई पार्टी, जिसने दिल्ली की सत्ता पर लगभग 12 वर्षों तक शासन किया, उसका आधार बना के, और आज भी उसका आधार कम नहीं है, कमोबेश, तो काफ़ी जन समर्थन इकट्ठा किया और इसको काफ़ी पूरे देश में पसंद किया गया। तो ये भी एक प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो इस प्रकार भारत के राजनीति में कुछ नई प्रवृत्तियां थीं जिनको हम लोगों ने जाना। इसके अगले टॉपिक में इसके आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।